100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर की टारगेट पर हैं। नफरत की बुनियाद रखी गई तो इंतकाम की चिंगारी भी भड़की। एक ही परिवार के दो पक्ष एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बात बात पर खून बहा देने की धमकियां दी जाती और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब ये धमकियां हकीकत में तब्दील हुईं और हर तरफ मातम ही मातम पसरा गया। आप भी देखिए दुश्मनी की दास्ताने दर्द। ये करुण रुदन सुनकर कोई भी सहम जाएगा और इस विलाप की वजह डरा कर रख देगी। सुना आपने क्या कहा हमने? मातम मनाती ये महिलाएं एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं और इनके परिवार में एक साथ 2 हत्याएं हुई हैं। गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है उन्हें। चलिए वारदात को तफसील से बयां करते हैं। 4 जुलाई की रात थाना इज्जतनगर गांव मोहरनिया उस वक्त थर्रा उठा जब अंधाधुंध फायरिंग हुई और तस्वीर का हिस्सा देवेंद्र समेत धुंधली तस्वीर के पीछे कैद उसके चाचा मनोहर भी उन गोलियों का शिकार बन गए। भतीजे देवेंद्र और उसके चाचा मनोहर पर गोलियां बरसाने वाला प्रधान पति जालंधर और उसका साथी थे। अचानक हुए हमले से देवेंद्र और मनोहर न समझ पाए और न ही संभल पाए, बस गोलियों का शिकार बनते रहे। घर पे बैठे थे, घर के बाहर पे जालंधर उनके साथी यार सब लोग आए थे। उन्होंने राइफल से तमंचों से गोली चलाना शुरू कर दिया। 2 लोग खत्म हो चुके हैं, 3 लोग घायल हुए हैं। भतीजे देवेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और जख्मी चाचा मनोहर को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। खूनी वारदात की तला पुलिस तक भी पहुंचाई गई। खूनी खबर की गंभीरता भांपते हुए बरेली पुलिस के आला अधिकारी जख्मी मनोहर को मिलने अस्पताल पहुंचे। मनोहर गिन-गिन कर सांसें ले रहा था और फिर 5 जुलाई की सुबह एक और मनहूस खबर से पीड़ित परिवार का सामना हुआ। भतीजे देवेंद्र के बाद चाचा मनोहर ने भी तड़प तड़प कर मौत के आगे घुटने टेक दिए। डबल मर्डर से हड़कंप मच गया, परिवार बिलख उठा। कल एक विवाद हुआ था। विवाद में गोली चलाया था एक पक्ष ने, जिससे एक लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक उपचार में थे। एक अभी भी उपचार में है। जो गंभीर रूप से घायल थे, जो दूसरे व्यक्ति, उनकी भी मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसमें गिरफ्तारियां लगभग पूरी हो गई हैं और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। इसमें जल्दी ही हम लोग आरोप पत्र प्रेषित करेंगे और कड़ी कार्रवाई करने की स्थिति हम लोग पैदा कर रहे हैं। बरेली पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए, पूछताछ की गई और फिर तुरंत एक्शन लेते हुए प्रधान पति जालंधर समेत सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। और जब इस दोहरे हत्याकांड के पीछे की वजह सामने आई तो पुलिस भी सुनकर सन रह गई। डबल मर्डर की वजह बना खेत, पानी और मेड़। काफी वक्त से प्रधान पति जालंधर का खेत में मेड़ को लेकर चाचा मनोहर और चचेरे भाई देवेंद्र से विवाद चल रहा था।
प्रथम दृष्टया जो बात निकल के आ रही है वो मेड़ के विवाद की निकल के आ रही है, जिसमें तात्कालिक कारण था उसके झगड़े का। इसके पीछे कोई और रंजिश है, इस संबंध में भी छानबीन चल रही है, लेकिन सारा प्रकरण तहरीर प्राप्त होने के बाद स्पष्ट हुआ। आरोपी और जो घायल हैं वो एक ही परिवार के लोग हैं? ये चाचा भतीजा लगते हैं और इसीलिए जो कारण है थोड़ा तहरीर आने के बाद। 4 जुलाई के दिन भी इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, मगर मनोहर और देवेंद्र अनजान थे कि उसी रात प्रधानपति जालंधर उनकी जिंदगी छीनने के मकसद से उनके घर पर दस्तक देगा और गोलियां मारकर उन्हें मौत के घाट उतार देगा। मेड़ के पीछे विवाद बताया जा रहा है, जो मनोहर सिंह अभी खत्म हुए हैं, इनके मात्र बस्ती लड़की थी, इनकी जमीन हथियाने के चक्कर में इन लोगों ने फायरिंग उन की। मनोहर के भतीजे लगते हैं और देवेंद्र के चचेरे भाई लगते हैं, बिल्कुल सगे भाई हुए हैं। दोनों लोग प्रधानी रह चुके हैं, देवेंद्र के पापा पहले रह चुके हैं, उनके बाद में जालंधर के ये भी हैं। इसमें अभी जालंधर की वही घरवाली है, पत्नी है उनकी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। पुलिस ने पीड़ित परिवार को सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मनोहर देवेंद्र की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है, तो दूसरी तरफ उनके परिवार पर सदमा हावी है। लेकिन जिस तरह से प्रधानपति जालंधर ने चाचा और चचेरे भाई के खेत में मेड़ विवाद को लेकर जिंदगी छीन ली, उसने रिश्तों के साथ साथ इंसानियत को भी झकझोर कर रख दिया। दीपक शर्मा, बरेली, नेशनल न्यूज। खेत, पानी और मेड़ विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार की तो 2 जिंदगियां हलाक कर दी गईं। अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए। लेकिन कौशांबे से सामने आई वारदात उससे भी ज्यादा खौफनाक है, जहां नाजायज ताल्लुकात का खौफनाक नतीजा देखने को मिला। आप भी देखिए। पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी इन 2 लाशों की नियति देखी। कभी ये दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीते थे। एक बेहतरीन जिंदगी जीने का उन्होंने सपना देखा था। उन सपनों को हकीकत में तब्दील करने की खातिर पैसा कमाने वो परदेश गया था। लेकिन जब उन सपनों में रंग भरने का वक्त आया तो उसने ऐसा कुछ देख लिया कि उसकी जिंदगी ही बेरंग हो गई। और फिर हुआ ऐसा खूनी खेल जिसमें दोनों की जान चली गई। वहीं उनकी 2 साल की मासूम बेटी भी उनके बदरंग रिश्तों की भेंट चढ़ गई। ये कहानी है अवैध संबंध की वजह से एक परिवार के बर्बाद हो जाने की। मामला फतेहपुर जिले के खागा थाने के जसवंत नगर का है। जसवंत नगर के रहने वाले संतलाल की शादी करीब 2 साल पहले पूनम के साथ हुई थी। शादी हुई तो जिम्मेदारियां भी बढ़ी, इसलिए शादी के कुछ दिनों बाद ही संतलाल मुंबई कमाने चला गया। इस बीच पूनम ने एक बेटी को जन्म दिया। संतलाल बेहद खुश था। बेटी की बेहतर परवरिश के लिए वो फिर नौकरी पर मुंबई लौट गया। लेकिन कुछ दिनों पहले संतलाल घर लौटा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसके भाई से है और वो एक बार फिर गर्भवती है। उनके शादी ब्याह हो गया, अब जन नहीं पटाइला खाता रहा, पता नहीं कैसे क्या किया, बाहर जात रहे, बस वो हो ही गया कहते ससुराल वाले दबाव दावत रहे। क्या कारण है कि थाने में भी इनका मामला गया था और उच्च अधिकारियों के पास एप्लीकेशन भी दी गई थी? तो ये तो लड़ाई झगड़ा होता रहा साहब, क्या कहते। क्या कोई प्रेम संबंध का भी मामला था? हाँ, वो थोड़ा बहुत रहा है, वो वही के बाद में क्या कहते सब हो गया। किसके साथ था? वो एक कोनो घर भाई का लड़का रहा। फिर क्या वो मानते नहीं रहे दोनों, का यही में का तो मारे वो हो गया, क्या करे। थाने में मामला गया था इसका? हाँ, थाने में क्या हुआ? बस सुलाई करा देने, वही सब हो गया। पत्नी की बेवफाई से संतलाल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन सपनों का क्या करे जो उसने अपनी पत्नी के साथ देखे थे। उन अरमानों का क्या करे जो उसे अपनी जिंदगी से थे। किसी तरह उसने अपनी जिंदगी को फिर से समेटने की कोशिश की, लेकिन पत्नी तैयार नहीं थी। दोनों के रिश्तों में तलखियां बढ़ी तो मामला पुलिस तक आ गया। थाने में पंचायत भी कराई गई, लेकिन रिश्तों में इतनी दूरियां आ चुकी थी कि अब साथ साथ चलना मुश्किल था।
ऐसे में रविवार की शाम संतलाल बहाने से पत्नी और बेटी को लेकर घर से निकला और फतेहपुर कौशाम्बी बॉर्डर पर कनवार रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। सुबह तीनों का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। आशंका जताई जा रही है कि पत्नी और 2 साल की मासूम बेटी को ट्रेन के सामने फेंकने के बाद संतलाल ने भी ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। ये सैनी थाना के अंतर्गत फतेहपुर बॉर्डर से लगा हुआ है कनवार, और लगभग सैनी बॉर्डर में अंदर की तरफ 1 किलोमीटर के रेडियस में ही रेलवे ट्रैक पे 3 डेड बॉडीज एक्सीडेंट वाली मिली है, रेल से कटने वाली मिली है। इनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। ये फतेहपुर के थाना खागा क्षेत्र में रहने वाला संतराम सनाफ राजकुमार कोई था, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष, उसकी पत्नी और ये इसकी बेटी जिसकी लगभग 2-2.5 साल उम्र थी। ये तीनों की डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई। नहीं, सुसाइड नोट कोई नहीं मिला, केवल उसका आई कार्ड मिला था, जिसके आधार पर ये आइडेंटिफाई हुआ। सैनिक कोतवाली के कनवार रेलवे स्टेशन के नजदीक 3 शव मिलने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मृतक संतलाल के पास से उसका आईडी कार्ड मिला, जिससे उसकी शिनाख्त हो सकी। उसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित किया। पति पत्नी के बीच बो के आने से एक खुशहाल परिवार तबाह हो गया। रिश्तों के बीच बदले रंग ने तीनों जिंदगियों को खत्म कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या यही इस समस्या का सबसे सही समाधान था? शिवनंदन साहू, कौशाम्बी, नेशनल वॉइस। पत्नी ने पाक मर्यादा लांघ दी तो पति और मासूम बेटी ने भी उसका खामियाजा भुगता। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर दिखाते हैं नोएडा की, जहां दिन दहाड़े सरेराह एक इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा और निशाना बना एक कारोबारी, जिस पर हथियार बंद बदमाश मौत बनकर टूटे। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए। एक लाल रंग की कार आकर रुकती है और इसके पीछे पीछे 4-5 लोग दौड़ते हुए कार के पास आ जाते हैं। कोई कुछ समझ सके इससे पहले ही इनमें से एक धारीदार टी-शर्ट पहना हुआ शख्स अचानक अपने पास से तमंचा निकालकर कार में बैठे शख्स पर फायरिंग कर देता है। फायर करने के बाद सभी लोग भाग निकलते हैं। नोएडा के सेक्टर 5 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नोएडा के सेक्टर 5 हरोला गांव में रहने वाले कारोबारी अजय मुखिया पर 5 अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये तस्वीर है राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 5 के हरोला गांव की, जहां गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहशत में आ गया। हरोला गांव में रहने वाले कारोबारी अजय मुखिया पर 5 हथियारबंद बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। बदमाशों ने अजय मुखिया के ऊपर तकरीबन 4 राउंड फायरिंग की। हमले के दौरान बदमाशों ने मुखिया की गाड़ी पर भी फायरिंग की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस गाड़ी के शीशे की हालत। इस पूरे हमले में अजय मुखिया बाल बाल बच गए। आपको बता दें, बेखौफ बदमाशों द्वारा किए गए इस हमले की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह नोएडा में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश भीड़ भाड़ वाले मार्केट में गोलियां चला रहे हैं। वहीं इस हमले में अजय ने बदमाशों के ऊपर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, लेकिन वारदात को अंजाम देकर सभी बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। पीड़ित की माने तो तस्वीरों में दिख रहे हमलावर हरोला गांव के ही रहने वाले हैं। मेरी गाड़ी जैसे ही घर से मैं निकला हूँ, यहाँ आके 5 मिनट लगे मुझे यहाँ आने में। 5 मिनट में मैंने गाड़ी आके पार्क की है। पार्क करने के बाद जैसे ही मैंने गाड़ी में ब्रेक लिया है, पीछे से दौड़ के आया, उसने मेरे शीशे पे, पीछे वाले शीशे से मेरे सर को निशाना करते हुए फायर किया है। मैं अपना मोबाइल फ़ोन लेने के लिए झुका हूँ, वो गोली मिस कर गई उसकी, मतलब मुझे नहीं लगी। उसके बाद मैं गाड़ी की खिड़की खोल के उतरा हूँ। सेल्फ डिफेंस में मैंने भी उसके ऊपर फायर किया है। ये हुआ, उसके बाद वो लोग। वहीं नोएडा पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि यह मामला आपसी रंजिश का है और इसी बात को लेकर अजय पर फायरिंग की गई।
फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर इस पूरी वारदात की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक काउंटर फायरिंग में घायल आरोपी की पहचान कर ली गई है, जो इस वक्त नोएडा के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। जैसे अपनी गाड़ी में ऐसे ये करना चाह रहे थे तो पीछे से कुछ लड़के आए, उन्होंने इनकी गाड़ी में फायर कर दिया, जो ये बता रहे थे। इन्होंने रिटेलिएशन में उन पर जब फायर किया उसमें से एक आदमी इंजर्ड हुआ है। वो 4 या 5 लड़के थे और वो भाग गए यहाँ से। जानकारी नहीं आया है कि जो लड़का है जिसमें इंजरी हुई है वो ग्रेटर नोएडा के जो कैलाश हॉस्पिटल उसमें भर्ती है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से नोएडा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि नोएडा पुलिस इस वारदात का खुलासा कब तक कर पाती है। दिन दहाड़े कारोबारी अजय मुखिया पर हुए इस हमले की पूरी घटना घर पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहरहाल पीड़ित की शिकायत के आधार पर नोएडा के थाना सेक्टर 20 में मामला दर्ज कर नोएडा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ इंद्रसेन यादव, नेशनल वॉइस, नोएडा। जय हिंद। नोएडा में दिन दहाड़े एक कारोबारी पर गोलियां बरसाकर बदमाश पुलिस के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी चुनौती दे गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे डंके की चोट पर डकैती। सारा दिन तक थका मांदा एक परिवार नींद की आगोश का हिस्सा था, मगर उनकी नींद उस वक्त छीन ली गई जब दबे पांव घर के अंदर एक दहशत ने दस्तक दी। पूरा का पूरा परिवार कांप उठा और जिसने भी विरोध किया उसको सजा दी गई। सूबे की सरकार सुरक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे भले ही कर रही हो, लेकिन हरदोई पुलिस की कार्यशैली कितनी अच्छी है, वह हरदोई पुलिस आम आदमी की सुरक्षा के लिए कितनी जागरूक है, ये तो हरदोई में हो रही ताबड़तोड़ लूट, चोरी, हत्याएं व डकैती की घटनाएं खुद बयां कर रही है। अभी बीती घटना के बाद ही पाली में डकैतों के तांडव का दर्द कम नहीं हुआ था, जिसमें 2 घरों को शिकार बनाया गया था और 2 लोगों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। अब उसी तरह का एक और मामला 3 जुलाई देर रात का है। थाना लोनार इलाके का निजामपुर गांव। यहाँ रहने वाले गंगाराम पुत्र खेम के घर को बेखौफ डकैतों ने अपना शिकार बनाया। 3 तारीख की देर रात वो लोग दरवाजे से घर में जा घुसे, लाठी डंडों समेत घर में घुसे और घर में सो रहे लोगों पर बड़ी ही बेरहमी से लाठियां बरसाने लगे और सभी को पीट पीट कर बेसुध कर दिया। जैसे तैसे गंगाराम की बड़ी बेटी घायल मधु छुपकर घर से दूर जा निकली और डर के मारे छिप गई। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गंगाराम के बेटे मनोज ने बताया कि वो अपने दूसरे मकान में था, जहां की जानकारी डकैतों को नहीं थी। मनोज के अनुसार उसके सभी घर वालों को डकैतों ने पीट पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, जिससे मनोज की छोटी बहन शिवानी की तो पिटाई के दौरान मौके पर ही मौत हो गई। डकैतों ने लगभग 5 लाख के जेवरात व 60,000 रुपए की नकदी लूट ली। नकदी का करीब
ले गए 60,000 रुपये और करीब 5 लाख का जेवरात ले गए। इसे घायल किया। घायल हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन है, भाई है और एक बहन हमारी डेट एक्सपायर हो गई है। डकैती की इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल हमेशा की तरह इस मामले को भी पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आज रात में लोनार थाना के निजामपुर गांव में एक परिवार जो राठौर परिवार है, गंगाराम नाम है, उनका परिवार गांव से बाहर रहता था, दुकान बना के रहते थे। उसमें रात में उनके अनुसार 5-6 बदमाश वहाँ पे घुस आए और उन लोगों के साथ मारपीट की घटना की है और साथ ही साथ लूटपाट की घटना कारित की है। गंगाराम के द्वारा तहरीर थाने पे दी गई है, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और टीमों का गठन करके उसके शीघ्र अनावरण के लिए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और मार्ग प्रदान के लिए लगा दिया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। लगातार हो रही डकैती की इन घटनाओं से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हर कोई खौफ के साए में जीने को मजबूर है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस रात को गश्त तो करती है, लेकिन फिर भी इन बड़ी खौफनाक वारदातों को नहीं रोक पाती। दावे हजार होते हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन दावों की पोल खोल कर रख देती हैं। नितेश चंद्र शुक्ला, हरदोई, नेशनल वॉइस। आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत। जय हिंद।